Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th chemistry, unit 6 chemical thermodynamics. Today my part is 5 and today my topic is enthalpy change in reaction or enthalpy change in chemical reaction. एंथैल्पी यहाँ पे हम एंथैल्पी की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी कैसे चेंज होती है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में बात करें, यहाँ पे हम लिखते चले जाते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इन केमिकल रिएक्शन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वही क्या होती है, प्रोडक्ट में चेंज होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन ही प्रोडक्ट में चेंज होती है। तो प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो अगर हम इसकी मान लीजिए सबसे पहले तो यही होगा, हमारे पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं। तो रिएक्टेंट होगी तो रिएक्टेंट की क्या होगी, रिएक्टेंट की कुछ एंथैल्पी होगी, इसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी या एंथैल्पी होगी। और जैसे ये प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ये इसकी प्रोडक्ट वाले की भी कुछ एनर्जी होगी या इसकी भी कोई हीट होगा या एनर्जी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी होती है ये स्टेट फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि जो दो ही बातों पे डिपेंड करती है सिस्टम की, एक इनिशियल पे एक फाइनल पे। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए, अगर यहाँ पे एंथैल्पी चेंज निकाला जाए, यानी कि एंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज यानी कि क्या होगा, ये डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ इक्वल टू लगा सकते हैं, यानी कि ये मान लेते हैं ये फाइनल हो गया, ये फाइनल, ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया है। इनिशियल पहले तो हमारा इनिशियल होता है और जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो ये फाइनल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने में लिखेंगे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा। यानी कि अगर हम डेल्टा एच अगर ऐसे हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं एच पी, एच मतलब एंथैल्पी किसका पहले लेंगे, प्रोडक्ट का, फाइनल वाले का, माइनस अब क्या करेंगे, एंथैल्पी किसका लेंगे, रिएक्टेंट वाले, रिएक्टेंट यानी कि इनिशियल वाले का, यानी कि रिएक्टेंट का एच आर। तो हमारा यही एंथैल्पी चेंज निकल के आता है। तो एंथैल्पी चेंज हमारा ऐसे होता है, ये इस तरह से एंथैल्पी चेंज होता है। यानी कि ये देखिए, ये कह सकते हैं ये फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल है। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि फाइनल एंथैल्पी की बात किया जाए तो ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है एच पी से। और इनिशियल एंथैल्पी की बात किया जाए तो इसको एच आर से, यानी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी से रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, ये हमारा हो गया। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट तो होते ही हैं। तो इसमें रिएक्टेंट कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, यहाँ पर रिएक्टेंट बहुत सारे भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो, प्रोडक्ट भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम डेल्टा एच कैसे निकालेंगे तो हमको डेल्टा एच के लिए बताया कि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ये हमको पता है। तो फाइनल को पहले लिखते हैं और इनिशियल को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनल में प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बने हो, तो इसीलिए प्रोडक्ट के वैल्यू को हम सम कर लेंगे, माइनस इनिशियल वैल्यू को क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में भी बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, उनको भी एंथैल्पी को हम सम कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। इसी को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। तो इसी से रिलेटेड है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है कि रिलीज होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है इन सराउंडिंग। तो इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो भी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी या हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इट रिलीज इन सराउंडिंग कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या होती है, दूसरे पेज पे चलते हैं।
देखिएगा इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिख सकते हैं, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, इसकी टोटल एंथैल्पी लेस होती है इन कंपेरिजन टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की। ये यानी कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक हमारे पास ग्राफ बन के आता है, वो ग्राफ क्या होगा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये हम मानते हैं यहाँ पे क्या, मान लेते हैं यहाँ पे HP है, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या है HR है। हमने HR को ऊपर क्यों लिखा है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को ऊपर इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की कम होती है, इसीलिए प्रोडक्ट वाले को हमने लो में लिखा है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऊपर लिखा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए इनसे जो रिलेशन हमको मिलता है, देखिएगा ऐसे इनसे जो हमारे पास रिलेशन मिलेगा, यानी कि इसके जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। ये होती है माइनस में, ये होती है माइनस में, ये क्या है, ये एंथैल्पी है, इसको लिख सकते हैं एंथैल्पी। और ये क्या है, ये रिएक्शन प्रोसेस है, ये रिएक्शन प्रोसेस है, रिएक्शन प्रोसेस और एंथैल्पी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो जिसमें देख रहे हैं कि जो HR है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन एनर्जी कम है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो माइनस डेल्टा H में ही होगा, जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। तो एक्सोथर्मिक में हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब भी होगी तो हमेशा क्या होगा कि जब ये कंडीशन होगा तो डेल्टा H हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये कंडीशन होगा जहाँ पे HR की रिएक्टेंट HR क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी का, ये लोअर एनर्जी का होगा, तो उस समय एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ये डेल्टा H क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें तो देखिएगा, हाइड्रोजन ये गैस में होते हैं, ये हम क्लोरीन दे देते हैं, क्लोरीन भी गैस में होते हैं। ये मान लेते हैं कि HCl बना लिया, तो 2 है तो 2 को बैलेंस करेंगे, 2 मोल HCl बना, ये भी गैस में है। तो यहाँ पे जैसे हम ये रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन को हम ऐड कराते हैं, तो पता चलता है कि जिस कंटेनर में हमने कराया, जिस टेस्ट ट्यूब में कराया है, इन दोनों को जैसे हम मिक्स करेंगे तो जिस टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो वहाँ से वो टेस्ट ट्यूब हीट हो जाता है, क्या होती है, वो टेस्ट ट्यूब हीट हो जाता है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो बाहर निकलती है तो उसका डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी। तो डेल्टा H की क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू होती है -44.0, ठीक है, ये किलो कैलोरी इतना हो जाती है। तो क्या होती है, -44.0 किलो कैलोरी हो जाती है ये। तो इससे माइनस में है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन द केस ऑफ आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि H2 + Cl2, ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। तो हमारा 2HCl बना और 2HCl ये भी क्या है, गैस है। तो आप चाहें तो डेल्टा H रिप्रेजेंट करके लिखिए, या तो चाहें तो प्लस कर दीजिए 44.0 किलो कैलोरी। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में यही वाला ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन हमेशा दिखाया जाता है कि डेल्टा H की वैल्यू अगर निगेटिव में हो तो आप समझ जाइएगा कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या डेल्टा H की वैल्यू डायरेक्ट डेल्टा H न लिख करके इसी में इसकी वैल्यू लिख के प्लस कर दिया गया हो रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ ही, तो समझ जाएंगे कि यहाँ से एनर्जी इतनी एनर्जी बाहर निकली है, ठीक है, ये बात समझ जाइएगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल दें, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल दें, जैसे हमारे पास कार्बन है, ये सॉलिड होता है, कार्बन यानी कि कोल है, कोयला है, इसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि गैस है, तो ये बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होती है, यहाँ पर भी निगेटिव होती है, -94.0 किलो कैलोरी इतनी होती है। या इसी को चाहें तो आप इस कंडीशन में इस फॉर्म में दिखा सकते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
किसके क्या करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बनता है आपका CO2, ठीक है, ये गैस। अब चाहें तो इसको हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं 94.0 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब ये होती है कि हीट यहाँ से माइनस में है तो निकल रही है। अगर डेल्टा एस शो नहीं किया गया है, केवल रिएक्शन में ही प्लस कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि डेल्टा एस इसका निगेटिव में है। ऐसे हम वन मोर एग्जांपल देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन से ये भी गैस होती है। अब हम हाफ मोल ऑफ वाटर ले लें, ये भी गैस होती है, ऑक्सीजन ले लें, ये भी गैस होती है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो H2O का फॉर्मेशन होगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, एक ही ऑक्सीजन बचेगा, ये H2, यानी कि ये बनेगा जो कि लिक्विड में है। तो ये जब भी ये फॉर्मेशन होता है तो यहाँ से भी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि क्या ये वैल्यू याद करनी ज़रूरी है? नहीं, ये वैल्यू आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिएक्शन होती हैं। हर रिएक्शन कोई ना कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, कोई ना कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, उन सब की डेल्टा एच की वैल्यू होगी। कितना याद करेंगे? नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपके गिवन में करके दिया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कैसे भी, और बहुत सिंपल भी टॉपिक्स हैं। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं इजीली, जैसे उसको डिफाइन किए थे। वहाँ पे हीट रिलीज होता था सराउंडिंग में, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। केमिकल रिएक्शन के टाइम हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इसीलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि हीट अंदर जाएगी और एक्सो मतलब हीट बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हीट अंदर आ रही है, तो देख लेते हैं क्या होता है डिफिनेशन इसका। ये हो गया द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे हीट एनर्जी को आप हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो HP यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इन जब एक्सोथर्मिक होते थे तो देखिएगा ये आपका ज़्यादा होते थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यहाँ पे जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी तो निगेटिव में आएगा। इसीलिए एक्सोथर्मिक निगेटिव में होता है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ये चीज़ का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इससे भी हम एक ग्राफ प्लाट करके देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है एंथैल्पी और रिएक्शन प्रोसेस के बीच का। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि HR यहाँ पे कम है, यानी कि जब HR कम तो हम HR को यहाँ पे लिखेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आप प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से इसके एनर्जी लेवल को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ तक ये प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। इनके बीच में जो चेंजिंग होंगी उसको हम डेल्टा एच बोलेंगे, जो कि पॉजिटिव में ही आएगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इसके कैसे एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल वैसे ही पिछले जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बर्न करेंगे तो NO बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, ये NO बनाता है। और यहाँ पे जो डेल्टा एच आती है इसकी, ये पॉजिटिव में आती है, इक्वल टू प्लस 43.2 किलो कैलोरी आती है। ये यानी कि प्लस में दिखाया है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट इसमें लग रही है, यानी कि यहाँ पर हम हीट देंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको हीट देंगे तब जाके प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि N2 गैस प्लस O2 गैस। अब यहाँ पे 2NO में चेंज हो गया है, जो कि गैस है, और यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2 किलो कैलोरी। अगर या तो इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि इस फॉर्म में कभी बहुत
कमी शो किया जाता है, इस फॉर्म में डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव फॉर्म में ज़्यादा शो किया जाता है। तो या तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में लिखा रहे या तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में करके लिखी रहे, डेल्टा एच ना लिखा रहे, तो आप समझ जाएंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन है, ये भी गैस है, आयोडीन है, आयोडीन जो कि सॉलिड होता है, आई है, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, दोनों मिलाएंगे 2HI बनेगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम है। इसका डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि ये हो जाएगा 12 किलो कैलोरी, यानी कि पॉजिटिव 12 किलो कैलोरी, यानी कि जब पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा एच हटा देंगे और यहीं पे -12 किलो कैलोरी आप लिख सकते हैं। अब चाहें तो वन मोर और क्वेश्चन ले सकते हैं, वन अनदर क्वेश्चन अनदर इक्वेशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन लिख लिया, ये ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन, यहाँ पे कार्बन नहीं, इसको ग्रेफाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है। जब इनको हमने मिक्स किया, ये भी गैस है और ये तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये बनाते हैं C2H4, C2H4। इसका नाम है एथीन, इसका नाम है एथीन। यहाँ से भी हमारा क्या होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है, जो कि होती है 11.0 किलो कैलोरी, इतनी होती है। तो इसको बैलेंस भी करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन हम लेंगे, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, जो कि 2 तरीके से हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हो सकता है, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। अगर यही चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाए तो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।